तिवारी। वक्त हो चला है देवभूमि की खबरों का। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें कि दिल्ली से लौटे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सीएम ने देहरादून में बच्चों से मुलाकात की। जीटीसी हेलीपैड पर मौजूद बच्चों से उन्होंने मुलाकात की। बच्चों से बातचीत कर पढ़ाई के बारे में भी उन्होंने जानकारी ली। दिल्ली से लौटने के बाद से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में जीटीसी हेलीपैड पर मौजूद बच्चों से मुलाकात की और उनसे बातचीत कर उनकी पढ़ाई के बारे में भी पूछा। तो फिलहाल ये जानकारी आपको दे दें कि बच्चों से बातचीत कर पढ़ाई के बारे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जानकारी ली जीटीसी हेलीपैड पर, जिस दौरान दिल्ली से वापस लौटे थे और वहां जब वो लैंड किए तो यहां पहले से कुछ बच्चे मौजूद थे। उन बच्चों से मुलाकात करते हुए, उनसे बातचीत करते हुए भी देखे गए मुख्यमंत्री। सैद्धांतिक रूप से सहमति दी गई। इसी प्रकार से ऋषिकेश बाईपास है, भानेवाला जौलीग्रांट ऋषिकेश मार्ग है। इसके अतिरिक्त सभी जो ब्लैक स्पॉट हैं और जो फॉग आच्छादित स्पॉट हैं उनका डाटा उपलब्ध करा के जल्दी ही जो है भारत सरकार को भी उपलब्ध कराना है। सभी 5 लोकसभा क्षेत्रों में जो हमारी एक्सीडेंट के लिए निर्माण समिति होती है उनके समाधान के लिए, उस पर हमारे राज्य ने पहले भी अच्छा काम किया है। सभी सड़कों के मेंटेनेंस और जो गड्ढा मुक्त के काम हैं वो मानसून से पहले पूरी तरह से कर लिए जाए, जिससे कि मानसून के समय में कोई दिक्कत न हो। जैसे यहाँ पर गलोगी के पास है और इसी प्रकार स्वाला है और जो हमारे क्वारब वाले हैं, इन सब स्थानों के लिए चर्चा हुई है कि इन स्थानों पर बनाया जाए। जो एलए के स्तर पर हो रहे विलंब पर जल्दी हमारे चीफ सेक्रेटरी सभी जिलाधिकारियों से वार्ता करके उनकी बैठक करके उसको रिव्यू करेंगे। और जो 6 नई डीपीआरें प्रस्तावित हैं उसमें देहरादून रिंग रोड है, आशा रोडी से मोहकमपुर है, 4 लेन की रोड टनकपुर सितारगंज रोड, हरिद्वार बाईपास, लालकुआ हल्द्वानी काठगोदाम बाईपास और काशीपुर सितारगंज रोड सेफ्टी के जो काम हम कामों को पूरा करने के लिए भी तत्काल उनको कहा गया है। देहरादून से लेकर मसूरी जो टनल है उस टनल के काम को भी जल्दी से जल्दी इनकी डीपीआर प्रस्तुत करके भारत सरकार से सैद्धांतिक रूप से इसमें भी सहमति मिल गई कि जल्दी इनको स्वीकृति मिलेगी। इसके अतिरिक्त जो काम पहले से चल रहे हैं, जैसे सिलक्यारा टनल है, सिलक्यारा टनल को भी दिसंबर 2026 तक पूरा करने के लिए विभाग को निर्देशित किए गए। NHIDCL उसकी कार्यदायी संस्था है। इसी प्रकार रुद्रप्रयाग क्षेत्र का है मामले हमारे कुमाऊं गढ़वाल कनेक्टिविटी को जोड़ने की जो सड़कें हैं उन सड़कों के चौड़ीकरण, सुधारीकरण और जो नंदा राजात हमारी प्रस्तावित है उसको लेकर भी। इसी प्रकार जो बीआरओ के पास जो सड़कें हैं, दोनों ही जो बीआरओ के हमारे काम चलते हैं उनकी भी समीक्षा हुई है। और कुल मिला तो वहीं वन विभाग से नाराज कांग्रेस कालसी में डीएफओ कार्यालय पर आगामी 20 जनवरी को एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है, जिसकी जानकारी विकासनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जिला अध्यक्ष संजय किशोर ने दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस नेताओं ने जानकारी देते हुए बताया कि जौनसार बाबर में 1967 में पन्नालाल सेटलमेंट एक्ट लागू हुआ था, जिसे कि आज खत्म करते हुए जनजाति के लोगों के हक पर डाका डालने का काम किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर सरकार और वन विभाग जल जंगल जमीन के अधिकार यहां के लोगों को नहीं देते तो आगामी 20 जनवरी को डीएफओ कार्यालय पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह के नेतृत्व में उग्र आंदोलन किया जाएगा। देखिए, जब से ये डबल इंजन की सरकार बनी है, चाहे केंद्र में हो चाहे प्रदेश के अंदर हो, और लोगों ने भारी बहुमत से उस सरकार को बनाने का काम किया, लेकिन आज चारों तरफ हाहाकार मचा है। चाहे जनजाति क्षेत्र में जो अधिकार, जो जनजाति के लोगों को जो हक हकूक कांग्रेस सरकार में दिए गए, लेकिन आज
उन हक हकूकों को छीनने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। चाहे उनको मकान बनाने के लिए रेत बजरी मुहैया कराने की बात थी, चाहे माफी की लकड़ी देने की बात थी, कई बार उनके अधिकारियों को ज्ञापन देने के बाद उस एक्ट के अनुसार कार्य करने के बावजूद भी सरकार की कान पे जू नहीं रेंग रही है। मुनस्यारी में भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने भर्ती कोचिंग की और जहां 1 महीने तक निःशुल्क कोचिंग कैंप चलाया जाएगा। बता क्यूआरटी टीम 7:30 बजे यहाँ पहुँच चुकी थी। 6:45 बजे की घटना घटी थी। हम लोगों ने 3 घंटे की मशक्कत काफ़ी मेहनत से अभी इस टाइगर को ट्रैंक्विलाइज कर दिया गया है। हरिद्वार के ललताराव पुल के पास खोखा मार्केट में अचानक से भीषण आग लग गई और आग इतनी तेजी से फैली कि आसपास की 4 से 5 दुकानें देखते ही देखते जलकर खाक हो गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस आगजनी में दुकानों में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन दुकानें जलने से कई दुकानदारों के सामने रोजी और रोटी का गंभीर संकट खड़ा हो चुका है। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। रात को 1 बजे आग लग गई सर। सुबह ही पता चला हमें कि आग लग गई है, तो तभी हम आए, तब देखा सारी दुकान जली हुई है। एक भी सामान नहीं बचा। कैसे? अब ये हम तो रात को थे नहीं। हाँ जी, रात को हम थे नहीं, तो अब क्या कह सकते हैं। क्या बिजली हुआ? हो सकता है बिजली भी। हाँ जी, अब हम तो चाहते हैं भाई, गरीब आदमी है, कुछ सहायता हो। जो ललतारा पुल के पास जो घटना घटी रात, तो वो खोखे थे और 5 खोखे थे, और उसमें जो आग लगने का जो मेन कारण है, उसी के पास ट्रांसफार्मर भी था। तो संभवतः जो आग लगी है उसका जो है कारण है इलेक्ट्रिक शॉर्ट। लगभग इस आग में 5 खोखे जो प्रभावित हुए, और लगभग जो नुकसान आपदा प्रबंधन को जो हमने भेजा है वो लगभग 13 लाख कुछ का है। मैटर मेरी नॉलेज में लाया गया है। उसमें फायर सेफ्टी ऑफिसर से और बिजली विभाग से हम रिपोर्ट प्राप्त करेंगे। अगर बिजली के कोई अवैध कनेक्शनों की वजह से कार्रवाई ये इंसिडेंट हुआ होगा, तो संबंधित जो बिजली विभाग के अधिकारी होंगे, कर्मचारी होंगे, उन पर एक्शन लिया जाएगा। पूर्व में भी हमने विस्तृत डायरेक्शंस दिए थे कि कहीं भी कोई भी अवैध रूप से बिजली कनेक्शन न लगे, कोई मीटर न लगे, अवैध ई चार्जिंग पॉइंट्स हों, या फिर कोई इस तरह की एस्टेब्लिशमेंट जहाँ पर फायर सेफ्टी के नॉर्म्स को पूरा करना मुमकिन ना हो, वहाँ पर ऐसे कनेक्शंस ना दिए जाएं। तो अगर किसी ने लापरवाही करी होगी तो उस पर कार्रवाई भी करेंगे। कल देर रात हरिद्वार में एक भीषण सड़क हादसा देखने को मिला, जिसमें 7 से 8 दुकानें जलकर राख हो गई। मैं आपको बता दूं, ये जो घटना है वो हरिद्वार में एक ऐसी जगह पर हुई है जो अमूमन सबसे ज़्यादा व्यस्त इलाका रहता है, एक बाजार का इलाका है। लेकिन जिन दुकानों में या जिन खोखा मार्केट में ये आग लगी है, वो अवैध दुकानें हैं जिनको जो बिना किसी परमिशन के यहाँ पर बनाई गई है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि सामने जो ये चौराहा है, इस चौराहे के पास ये मात्र 5-10 कदम की दूरी पर वो खोखा मार्केट है जहाँ पर आग लगी है। और जिस जगह मैं खड़ा हूँ, यहीं से मेरे बराबर में ही ये जो एक ऑफिस है, यहाँ पर ये बिजली विभाग का ऑफिस है, जिसको ये जिम्मेदारी दी गई है कि इस क्षेत्र में कहीं पर भी अगर बिजली के कोई प्रतिक्रिया, बिजली विभाग को लेकर कोई प्रतिक्रिया करनी है, कोई निगरानी करनी है, उसको लेकर ये जो कार्यालय बनाया गया है वो उस पर नज़र रखेगा। लेकिन जिस तरीके से उस खोखा मार्केट में कनेक्शन दिए गए हैं, वो स्थायी कनेक्शन है कि अस्थायी कनेक्शन है, ये जांच का विषय है। लेकिन जो आग लगी थी, आग लगने के बाद जो प्रथम दृष्टया उसमें समझ में आया, उसमें एफएसओ जो हरिद्वार ने हमें बताया, उनका कहना है कि ये जो आग लगी है, ये आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी है। तो शॉर्ट सर्किट से आग का लगना और ऐसे खोखा मार्केट को कनेक्शन देना तो कहीं ना कहीं प्रशासन पर सवाल निशान खड़ा करता है। मैं हरिद्वार से विश्वास सैनी, न्यूज़ इंडिया। वहीं चंपावत के लोहाघाट पिथौरागढ़ ऑल वेदर सड़क में बंतोली के पास लंबे समय से टूटा हुआ हाईवे बड़ी दुर्घटनाओं को दावत दे रहा है, जहां पर क्षेत्रवासियों ने बताया है कि 1 साल से भी ज्यादा का समय हो चुका है, पर एनएच विभाग ने इस स्थान में टूटी हुई सड़क को ठीक नहीं किया।
जिस कारण यहां पर कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। यूकेडी के केंद्रीय मंत्री राजेंद्र पुनेठा और लोगों ने ये कहा कि मोड़ के तुरंत बाद ही सड़क टूटी हुई है और नीचे सैकड़ों फीट गहरी खाई है, और कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहन काफी तेज रफ्तार से चलते हैं, कभी भी कोई वाहन अनियंत्रित होकर के सैकड़ों फीट गहरी खाई में गिर सकता है। वहीं यूकेडी के केंद्रीय मंत्री और ग्रामीण राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों से जल्द सुरक्षा दीवार देकर टूटे हुए राष्ट्रीय राजमार्ग की मरम्मत और चेतावनी बोर्ड लगाने की मांग की है, ताकि संभावित दुर्घटनाओं को रोका जा सके। वहीं लोगों ने विभाग पर लापरवाही के आरोप लगाए और प्रशासन से जल्द टूटी हुई सड़क को ठीक करने की मांग की है। आज लोहाघाट से पिथौरागढ़ और ज़्यादातर हम देख रहे हैं लोहाघाट से घाट तक, एक पहले बागधारा में जो एक्सीडेंट हुआ था यह रोड के एकदम क्षतिग्रस्त होने के कारण हुआ था, और बंतोली पे जो क्षतिग्रस्त हो रखी है रोड, वो एक बहुत बड़ा हादसे का कारण बन सकती है। मैं चाहता हूं कि आप इसे ऑल वेदर रोड कहते हैं, लेकिन नेशनल हाईवे होने के कारण तब भी आप इस पर गौर नहीं कर रहे हैं। पता नहीं क्या विचार से आप लोग लगे हुए हैं। हम चाहते हैं कि नेशनल हाईवे तो कम से कम ऐसा हो कि लोग सुरक्षित यात्रा कर सकें। हरिद्वार में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पुलिस ने कार्रवाई कर लूटकांड का खुलासा किया और अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 सदस्य भी गिरफ्तार किए हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से लाखों के नकदी समेत एक मोबाइल भी बरामद किया। साथ ही भारी मात्रा में अवैध हथियार भी जब्त किए गए हैं। आगे की कार्रवाई में फिलहाल पुलिस की टीमें जुटी हुई हैं। वहीं हरिद्वार पुलिस की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई के जनता प्रशंसा कर रही है। उत्तराखंड में भालू के हमलों ने चिंता बढ़ा दी है। पहाड़ ही नहीं बल्कि अब मैदानी इलाकों में भी भालू लोगों पर हमला कर रहे हैं। सवाल ये, आखिर भालू इतने आक्रामक क्यों होते गए और इन बढ़ते हमलों को रोकने के लिए राज्य सरकार और वन विभाग क्या तैयारी कर रही है, आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तराखंड में वन्यजीव संघर्ष कोई नया विषय नहीं है। हर साल गुलदार और बाघ के हमलों में सैकड़ों लोग घायल होते हैं और कई बार जान भी चली जाती है। लेकिन साल 2025 के जाते जाते और 2026 की शुरुआत के साथ ही प्रदेश में भालू के हमलों में अचानक तेज बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। भालू अब सिर्फ पहाड़ी इलाकों तक सीमित नहीं है, बल्कि मैदानी इलाकों में भी लोगों पर हमला कर रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि वन विभाग भी इन बढ़ते हमलों से पूरी तरह हलकान है। भालू के हमले, कितनी मौतें। 2020 भालू के हमलों में 10 की मौतें हुई। 2021 भालू के हमलों में 13 मौतें। 2022 भालू के हमले में 1 मौत। 2024 भालू के हमलों में 3 मौतें। 2025 71 हमले, 8 लोगों की मौत। भालू के बढ़ते हमले को लेकर उत्तराखंड के वन मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि वन विभाग लगातार संवेदनशील इलाकों में गश्त कर रहा है और जहां-जहां भालू के हमले सामने आ रहे हैं वहां पिंजरे भी लगाए जा रहे हैं। तो ये 2025 में भालू का जो व्यवहार था ये बड़ा अचंभित करने वाला था, और इसको लेकर के हमने निर्देश भी दिए हैं कि इसको आखिर जांच करें कि आखिर भालू के व्यवहार में इतना परिवर्तन कैसे आया। जो न केवल भालू, मैंने कई ऐसे जानवर देखे हैं जो कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर में हाइबरनेशन में चल जाते थे और स्लीपिंग मोड में रहते थे। आखिर वो इस बार स्लीपिंग मोड में क्यों नहीं गए? हाइबरनेशन में न जाने के पीछे कारण कई हो सकते हैं। जो प्रथम दृष्टया जो कारण मालूम हो रहे हैं उसमें एक कारण ये है कि जलवायु परिवर्तन का है। दूसरा कारण ये भी बताया जा रहा है कि उनको खाने की कमी हुई है। तीसरा कारण ये भी बताया जा रहा है कि विगत वर्ष अत्यधिक मात्रा में बारिश होने से और जो आपदा की घटनाएं हुई तो गुफाएं टूट गई। वन मंत्री ने ये भी बताया कि विशेषज्ञों की मदद से ये जानने की कोशिश की जा रही है कि भालू के व्यवहार में अचानक ये बदलाव क्यों आया है। क्या जंगलों में भोजन की कमी है? क्या ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन इसकी बड़ी वजह बन रहे हैं? आमतौर पर इस मौसम में भालू हाइबरनेशन में चले जाते हैं, लेकिन लगातार हो रहे हमलों से साफ है कि इस बार भालू पूरी तरह सक्रिय है। भारतीय वन्यजीव संस्थान और अन्य विशेषज्ञ एजेंसियों के जरिए भालू के बदले व्यवहार और आक्रमण के कारणों की गहन जाँच की जा रही है। निश्चित रूप से स्टडी तो WII से भी होगी, बल्कि तो इस पर स्टडी भी की जा रही है। और मैंने आपसे कहा कि इस जो अचंभित करने वाली घटनाएं जो 25 में भालू के व्यवहार से हुई है, इनका निदान किस तरह किया जाए, ये परीक्षण के बाद ही इस पर हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे।
भालू के बढ़ते हमलों ने उत्तराखंड में वन्य जीव मानव संघर्ष को और गंभीर बना दिया है। सरकार और वन विभाग की कोशिशें जारी हैं, लेकिन सवाल यही है कि क्या ये कदम आम लोगों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त साबित होंगे। हल्द्वानी में सनसनीखेज गोलीकांड से इलाके में दहशत है। बीजेपी पार्षद पर युवक की हत्या का आरोप लगा। गोली लगने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों में आक्रोश है। कार्रवाई की भी मांग की जा रही है। आरोपी पार्षद को हिरासत में फिलहाल ले लिया गया है। हल्द्वानी विधायक ने कड़ी कार्रवाई की भी मांग की। हल्द्वानी एक बार फिर सनसनीखेज गोलीकांड से दहल उठा, जहां रामपुर रोड स्थित जज फार्म इलाके में बीजेपी पार्षद अमित बिष्ट पर एक युवक की गोली मारकर के हत्या करने का गंभीर आरोप लगा है। दिन दहाड़े हुई इस वारदात से इलाके में दहशत का माहौल है। जानकारी के अनुसार फायरिंग पार्षद के घर के बाहर हुई। आरोप है कि बीजेपी पार्षद ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से युवक पर गोली चलाई, जिससे कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी पार्षद को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने घटनास्थल से लाइसेंसी रिवॉल्वर भी बरामद कर ली है। फिलहाल पुलिस ये जांच कर रही है कि फायरिंग किन परिस्थितियों में हुई, विवाद की वजह क्या थी। वहीं स्थानीय लोगों में आक्रोश है और निष्पक्ष कार्रवाई की मांग उठ रही है। इसी बीच हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश भी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने पूरे मामले को गंभीर बताते हुए पुलिस से निष्पक्ष और कड़ी कार्रवाई की बात कही है। जो ये हमारे प्रतिनिधि हैं, हम लोगों ने इनको चुना है। इनको चुना किस लिए है कि हमारी रक्षा करेंगे, हमारी उलझनों को सुलझाएंगे। अगर ये लोग ही आकर आज अपनी जनता के हथियारे बन जाते हैं, रक्षक ही अगर जहाँ भक्षक हो जाता है, तो हम उम्मीद किस पे करेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा सवालिया निशान, आप जनप्रतिनिधि हैं, आपको शस्त्र चलाने का अधिकार किसने दिया है? ये आपको स्वयं की गरिमा का आपको ख्याल होना चाहिए। इससे क्या बताना चाहिए, तो बहुत हमारे लिए तो बहुत दुखद का मामला है। हम तो बोलने लायक ऐसे बचे ही नहीं हैं। हमें तो बहुत बड़ा अफसोस हो रहा है कि ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए शहर के अंदर। कभी भी कोई भी हो, पार्षद हो या मैं हूँ, आम आदमी कोई भी हो, ये काम मतलब गलत हुआ तो गलत हुआ। बहुत हमें बहुत इसकी निंदा करते हैं। प्रशासन से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इसकी कुछ ना कुछ ऐसा संज्ञान लिया जाए जिससे कि मतलब आगे भी किसी को ऐसा करने की जरूरत ना पड़े। जो ये लड़का था काफ़ी मिलनसार और बेहद सरल स्वभाव का ये लड़का था। ये अपने दोस्तों के साथ कहीं पार्टी वगैरह में गया हुआ था, जो कि अपने घर में बता के गया था। और उसके बाद इसकी जो लोकेशन है, वहाँ से गोलापार से भाई मंडी होते हुए सुशील तिवारी के पीछे वाली रोड से अपने घर को आ रहा था। तो रास्ते में इसके साथ ये वारदात हो गई है, जो कि आप लोगों ने देखा होगा। और पुलिस ने जो है सारे साक्ष्य अपने पास उसके रख लिए हैं और जो अपराधी है उस सलाखों के पीछे डाल दिए। हम तो यही कहेंगे कि बच्चों को न्याय मिले और जो भी अपराधी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। किसी भी दल का हो भाई, ऐसे हिंसा करना और अपने हाथों में कानून को लेना, और किसी की बच्चा ही था 22 साल का, भी तो पूरा उसका जीवन उसके सामने था। पिताजी उसके पुरोहित हैं और दिल्ली में जॉब करता था। और ऐसे ही रात बेरात ऐसी अगर वारदात हो जाती है तो ये तो बहुत गहन विचार का विषय है और बड़ा शोध का विषय है। और बाकी में बहुत बुरा लग रहा है सबको। ऐसे नौजवान, हमारा सोचिए, ऐसे निर्मम हत्या उसकी कर दी गई। कोई भी दल का दल, ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है, ये सामाजिक विषय है। समाज को समझना चाहिए। इसमें जो कल रात घटना हुई है, इसमें पीयूष लोहनी नाम के वादी जो हैं उनके द्वारा एक तहरीर दी गई है, जिसमें ये बताया गया है कि एक अमित बिष्ट नाम के व्यक्ति हैं जिनके द्वारा गोली मार के उनके ब्रदर नितिन लोहनी की हत्या कारित की गई है। और तहरीर जस्ट हमें अभी प्राप्त हुई है। हम इसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग इसमें पंजीकृत कर रहे हैं और फुल इन्वेस्टिगेशन इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे। उसमें जो भी फैक्ट्स आते हैं उसके हिसाब से हम लोग कार्रवाई करेंगे। और अब तक जो है इसमें जो मृतक हैं उनके पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई इस समय चल रही है। और फोरेंसिक यूनिट जो है उसने भी जो क्राइम सीन है उसको विजिट किया है, वहाँ से एविडेंस कलेक्ट किए हैं। तो इन सभी चीज़ों के आधार पे हम लोग इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाएंगे और इसमें जो फैक्ट्स आते हैं उसके हिसाब से इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। आज हम हल्द्वानी में हैं, जहां कल देर रात एक 22 साल की युवक को गोली मार दी जाती है, जहां अमित बिष्ट उर्फ चिंटू जो पार्षद है उसी वार्ड के। और वहीं बात की जाए अगर इनकी आपसी रंजिश, इनके परिजनों से जैसे हम बात करते हैं तो आपसी रंजिश की कोई खबर सामने नहीं आ रही है। लेकिन उनका कोई ऐसे कोई संदिग्ध तरीके से वो देख रहे थे कि संदिग्ध की वो किसी तरह का वो रैगिंग कर रहा हो, लेकिन इस तरह कोई मामला नहीं आ रहा है। लेकिन वहीं जहाँ अमित बिष्ट चिंटू की अगर बात करें, कहीं पुराने ऐसे
भी इनका मामला रहा, जहां विधायक बंशीधर भगत ने हमेशा उनको पैरवी दी, उनको हमेशा उनका साथ दिया, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं इनका छाती हमेशा चौड़ा रहा। और वही आज देखने को मिला, एक भाजपा संगठन के कार्यकर्ता जो पार्षद है डहरिया का, आज उन्होंने एक 22 वर्षीय युवक को खुलेआम गोली मारता है और उसके मौके पे मौत हो जाती है। अंजलि पंत, न्यूज़ इंडिया से। तो वहीं हल्द्वानी में एक युवक की गोली मारकर के हत्या पर सियासत गर्मा गई है, जिसको लेकर के विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर सवाल खड़े कर रहा है। और कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने ये कहा है कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। उन्होंने ये भी कहा कि आज सत्ता का संरक्षण अपराधियों का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। जिस व्यक्ति पर हत्या का आरोप है वो कोई आम नागरिक नहीं बल्कि बीजेपी का पार्षद है, और यही सच्चाई इस पूरे मामले को और भी गंभीर बना देती है। ये पहला मौका नहीं है जब इस आरोपी पर सवाल उठे हों। कांग्रेस प्रवक्ता ने यह भी कहा कि सवाल है कि जब सत्ता खुद अपराधियों की ढाल बन जाए तो फिर आम जनता न्याय की उम्मीद किससे करे। आज उत्तराखंड के अंदर जितने भी अपराध हो रहे हैं उसमें 90% अपराधों में भाजपा के कार्यकर्ताओं और नेताओं की संलिप्तता है, और ये इस बात पर मोहर है कि अमित बिष्ट उर्फ चिंटू जो भाजपा का पार्षद है उसने 22 वर्षीय नितिन को गोलियों से भून दिया कल देर शाम। ऐसे में ये सत्ता की हनक है या अहंकार ये तो पता नहीं, लेकिन हाँ, भाजपाई होना अपने आप में इस बात का लाइसेंस हो गया है कि आप किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। महिला अपराध में देखिए तो भाजपाई शामिल हैं, दर्जन भर भाजपाई अभी तक महिला अपराध में उनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं। तो फिलहाल देखिए, हल्द्वानी में जिस युवक की गोली मारकर के हत्या की गई है उसको लेकर के अब कांग्रेस भी लगातार सवालिया निशान खड़े कर रही है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें कि नोटों के बंडल के साथ में